राइट, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी पढ़ेंगे और उसके पहले थोड़ी सी जो है कुछ और बातें मतलब आप लोग मुझे बताइए कि शिक्षक के बारे में क्या जानते हैं, या फिर शिक्षक की क्या भूमिका होती है या उसकी क्या महत्व है। राइट, सिद्धार्थ, आप भी मुझे मैसेज करेंगे गुड मॉर्निंग। और बताइए, शिक्षक का मतलब उसको कई अलग अलग तरीके से जो है भारत में, या फिर भारत में जो है स्पेशली जो है पर्टिकुलरली ये कहा जाए कि जो शिक्षा का इतिहास है उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है किसकी होती है, शिक्षक की होती है। शिक्षा के जो है इतिहास की अगर बात करें तो भी, और वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी बात करें तो भी। ठीक, एक व्यक्ति को जो है, एक व्यक्ति क्योंकि क्या है, वो एक प्राणी है ना, तो एक व्यक्ति जो है उनको जो है मानव बनाने में, जिसमें मानवता का मूल्य होता है, उसमें भूमिका किसकी होती है, सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है। यही मतलब हुआ ना, एक व्यक्ति को जो है मानव बनाने की बात कर रहा हूं। व्यक्ति मतलब एक मनुष्य, एक मनुष्य। ठीक है, मनुष्य बेसिकली क्या है, एक एनिमल के समान है ना, पशु के समान है ये। कब, जब उसमें संवेदनशीलता नहीं होगी है। ठीक है, संवेदनशीलता किसके प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति। पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु जो साथ में रहते हैं, जिनके साथ उठने बैठते हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार, उनका पूरा परिवार, उनका समाज। ठीक, इसके प्रति संवेदनशीलता। जब हम इसके प्रति संवेदनशील होते हैं तब जाकर के जो है हम किसी बड़ी रचनाओं का निर्माण करते हैं, तब बनती है एक विशाल सभ्यता। ठीक, जो उनका बाहरी हिस्सा है जीवन का, और जो आंतरिक और जो भीतरी हिस्सा है, जो आध्यात्मिक हिस्सा है उनका, जो उनकी आस्था और उनकी विश्वास का हिस्सा होता है, उनके मूल्य का हिस्सा होता है, उनकी परंपरा का हिस्सा होता है, उनकी रिवाज का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, उनकी संस्कृति। कौन सिखाता है ये, कौन सिखाता है, एक शिक्षक, एक शिक्षक। इसीलिए जो है प्रारंभिक वैदिक साहित्यों में भी एक शिक्षक अर्थात गुरु, हालांकि उससे बड़ी पोस्ट है ये शिक्षक। ठीक है, सामान्य शब्दों में अगर उसको लेंगे तो ऐसे, शिक्षक से जो है ज्यादा और महत्वपूर्ण माना जाता है गुरु। एक और इसके लिए बहुत अच्छा जो है समानार्थी भी कह सकते हैं, या फिर और उत्तरार्थी भी कह सकते हैं, आचार्य। राइट, तो ये सब क्या है, अलग अलग स्तर है ये। ठीक है, वर्तमान जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी शिक्षा के अलग अलग शिक्षा देने के लिए अलग अलग शिक्षक है। ठीक, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राथमिक जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए शिक्षक। उसके बाद फिर जो है जो मिडिल एजुकेशन है, माध्यमिक स्कूल में भी शिक्षक। ठीक, फिर हायर स्कूल में ये, हाई स्कूल में, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में ये, फिर हायर एजुकेशन में, यही है ना ये। ठीक, तो सब में जो है भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है। एक बच्चे के लिए सबसे प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कौन, उनकी मां। ठीक है, इसीलिए जो है धर्मशास्त्र में भी जो है सबसे प्रारंभिक शिक्षक के रूप में, सबसे प्रारंभिक गुरु के रूप में किसको माना जाता है, मां को माना जाता है ये। ठीक, क्योंकि जो है कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो है ये सबसे अधिक करीब जो है बहुत लंबे समय तक किनके सानिध्य में रहता है। इसीलिए जो है मां को जो है पहले गुरु ऐसा माना जाता है ये। इसीलिए जो है ऐसे गुरुओं की, और ऐसे गुरु में कई उनकी जो है संख्या
अनकाउंटेबल है ये, हम गणना नहीं कर सकते, ये जिनकी गणना हम नहीं कर सके, इतनी संख्या है ये। ठीक है, इसीलिए जो है ऐसे जो है गुरुओं की महिमा को जो है बताने के लिए, ठीक है, वैदिक साहित्य में भी जो है ये कौन सा, गुरुर ब्रह्म और गुरुर विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरा। ठीक है, गुरुर्देवो महेश्वरा, ये तो गुरु की महिमा को जो है इस प्रकार से जो है उद्घाटित किया गया है इसमें। ठीक, इस गुरु का उल्लेख जो है कई अलग अलग जगहों में जो है अलग अलग प्रकार से किया गया है ये। ठीक, मैं एक दो बस एग्जांपल दे रहा हूं वहां पर। एक मैंने बताया कौन सा, गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राइट, यही मतलब है ये। इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ जो इसमें मैं एक और दूसरे सेगमेंट से ले रहा हूं। उसमें जो है उसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास कृत जो रामचरित मानस है, राइट, रामचरित मानस में जो है सबसे जो है प्रारंभिक जो कांड है उनका, ठीक है, उस कांड में, कांड मतलब उनकी भाग की बात कर रहा हूं, हिस्से की बात कर रहा हूं, उसमें गुरु की महिमा का जो है बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, प्रथम बंदव प्रथम महीसुर चरना, बंदव प्रथम महीसुर चरना, मैं वंदना करता हूं किनकी, उस, मैं प्रथम वंदना करता हूं उनके उस गुरु के चरणों की जो पृथ्वी में देवता तुल्य है, उस गुरु की चरणों की वंदना करता हूं। बंदव प्रथम महीसुर, मही मतलब पृथ्वी, वहां के देवता, उनके चरणों की वंदना करता हूं। क्या बात कहा मैंने, बंदव प्रथम महीसुर चरण, जिनकी भूमिका होती है मोह जनित संशय सब हर। मोह जनित मीन्स जो मोह में, लालच में, लालच से जो संशय उत्पन्न होता है, डाउट्स उत्पन्न होते हैं, वो सभी संशयों को जो है समाप्त करते हैं कौन, गुरु। इसीलिए रामचरित मानस में जो है कहा गया है, वंदो प्रथम महेशुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। राइट, और इस संशय के बारे में जो है श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो है तब जब कुरुक्षेत्र, जिनको धर्म क्षेत्र कहते हैं, वहां पर जो है वो भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, उनको जो है धर्म का उपदेश दे रहे थे। ये धर्म मीन्स जो धारण करते हैं हम, ये धर्म मीन्स धर्म यत्र जो धारणसी, ये मतलब कहते हैं एक्चुअली जो धारण किया जाता है। किसको धारण किया जाता है, कर्तव्य को, दायित्व को, कर्तव्य को, दायित्व को, वो यही है ना एक्चुअल में ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो वो गुरु की भूमिका में निभाया है वहां उपदेशक के रूप में, किसके, अर्जुन की है, यही है ना एक्चुअल में ये। ठीक है, तो उनमें जो है उन्होंने बताया कि प्रकृति से निर्मित तीन तत्व, प्रकृति से निर्मित, प्राकृतिक शक्तियों से निर्मित तीन तत्व जिनमें कुछ सात्विक गुण होते हैं, सात्विक तत्व जिनमें बौद्धिकता, विनम्रता, दयालुता, ऐसी जो है गुण होते हैं, ऐसी उनमें अनुभूति होती है, जिनमें इसकी प्रधानता होती है, किनकी, सात्विक तत्वों की, सत्यता की, सच की, विनम्रता की है। ठीक है, ऐसे गुण को समेकित रूप से क्या कहेंगे, सतोगुण, जिनमें सतोगुण की प्रधानता होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है क्या बनते हैं, विद्वान बनते हैं, बौद्धिक बनते हैं, ये जिनमें विनम्रता होती है, एक यहां गुण हुआ। दूसरा गुण जो प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, ये
ठीक है, जिनको कहते हैं रजोगुण, जिसमें राजसी प्रवृत्ति होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जिनमें जो है साहसिक गुण होते हैं, ये लोगों को सुरक्षा देने की भावना होती है। ठीक है, ये अपनी सुरक्षा के साथ साथ औरों की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित होते हैं ये। ठीक, सबकी सुरक्षा का जो है दायित्व संभालता है ये। ठीक है, वो कौन है? वही क्या है? सुरक्षक, रक्षक बनेंगे ये। वो क्या है? रक्षक बनेंगे ये। ठीक, उसके बाद जिनमें जो है, जो एक अगला जो गुण, तीसरा गुण प्रकृति का, तीसरा तत्व जिनको कहा गया तमो, जिनको क्या है? तमो। तम अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तम मतलब अंधकार, अज्ञानता। ठीक, तो मैं किस तत्व की बात कर रहा हूं? मैं तम अर्थात अज्ञानता, अंधेरे की बात कर रहा हूं मैं, उस काली की बात कर रहा हूं, काली, डार्क। ठीक है, जिसमें उनकी प्रधानता हो, जो जो जिसमें ये तत्व हो, तो कैसे रहेंगे व्यक्ति? कैसे रहेगा? आलसी रहेगा, कामचोर रहेगा, निकम्मा रहेगा, मेहनत नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, राइट, झूठ बोलेगा, राइट, धोखा देगा, बेईमानी करेगा, भ्रष्ट रहेगा। ऐसे ही ना? ठीक, तो मैंने कितने तत्व बताया? 3 तत्व। नंबर 1 सतो सतोगुण, दूसरा रजो, और तीसरा तमोगुण। ये इनको मिलाकर के जो है, इनके जो मिलने से किसी में अगर सतोगुण की मात्रा ज्यादा है, बाकी लगभग न्यून है, तो ऐसे वर्ग जिनको श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके गुण के आधार पर, इन तीनों में जो है जिनकी जिनकी प्रधानता जितनी मात्रा में होगी, उनके आधार पर उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मैंने बांटा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, एक गुरु का इस प्रकार का उपदेश है। ऐसी और भी कई बातें हैं ये। ठीक है, उसके बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। ठीक है, और जहां तक अपनी समझ और उनकी अनुसार ही उनको हम समझते हैं एक्चुअल में ये। तो अभी हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट यहां है कि मैं भी जो है कुछ शिक्षा देने का जो है प्रयास कर रहा हूं मैं। ठीक, एक पर्टिकुलर उद्देश्य से यह, ठीक है, जिसमें आप लोग और जितने भी आप लोग अभी ऑनलाइन में जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, सबके लिए। ठीक है, मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूं, और पूरी संस्था हमारी प्रयास कर रही है, सभी शिक्षक इसमें प्रयास कर रहे हैं, राइट। और हम चाहते हैं कि आप सफल हो, आप भी चाहते हैं आप सफल हो। तो आपकी सफलता को जो है हम कितना सहज और सरल बना सकते हैं, हमारी भूमिका इसमें है। इसकी इतर यदि मान लो हम कभी आपको कभी कुछ नैतिकता के बारे में, कभी सत्यता के बारे में, कभी और जो जीवन के मूल्य है, अगर हम वहां भी सिखा पाए, तो इसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ रहेंगे। मतलब ये हमारी पर्सनल, हम अपनी संस्था की तरफ से कह रहा हूं मैं, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं उनके साथ भी, जो हमारा बेसिक उद्देश्य है, जो मौलिक पर्पस है कि आप एग्जाम निकाल सकें, आपकी सफलता में हमारी हमारी जो भूमिका है, आपकी उस राह को बस सरल बनाने की है। हो सकता है इस बीच हम लोगों ने कभी आप लोगों को डांटा फटकारा हो, किसी भी तरफ से भी है, किसी भी रूप में भी हो वो, और उससे अगर मान लो जो है आप लोगों के जो है भावनाओं को यदि मान लो कभी आहत हुए हो, तो हम सब और हमारे शिक्षक और जो भी साथ में हम लोग हैं, ठीक है, उनके तरफ से जो है मैं जो है कम से कम, मैं क्लास में ले रहा हूं, तो मैं समर्थार्थी रहूंगा। ठीक है, ये हो सकता है कभी ऐसे मैंने कुछ बातें कही हो, तो इसके लिए आप लोग मुझे माफ करेंगे।
और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग बिल्कुल सफल हो, उस रास्ते को हम सफल बनाए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी वैसे ही मेहनत करें, ठीक है। अपनी मेहनत को जितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सफलता या फिर कोई बड़ी जो उपलब्धि होती है वो जो है बिना श्रम के नहीं प्राप्त होता है। ये मैंने भी सीखा है अपने अनुभवों से भी, और कई जितने भी मैंने अध्ययन किए अब तक उनसे भी, और बड़े बुजुर्गों ने मुझे यही सिखाया है। आप लोग मुझे सिखाते हैं कि मैं ज्यादा और मेहनत कैसे करूं। मैं ज्यादा से जो है ज्यादा आप लोगों को बहुत सहज तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, और आप लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उस बातों को आपको याद करा दूं, समझा दूं। क्योंकि एग्जाम्स निकलेंगे कैसे हमारे ये, जब चीजें आपको याद रहेंगे। ठीक यही है ना, ये जो याद है उनको आप एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस कर सको, यही मतलब है ये। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या रहेगा कि आप कम से कम जिस तरह से हम क्लास में सभी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको आप अपेक्षा रहेगी कि रिवीजन करें, हम उनको हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, साथ में जो है कुछ पुराने जो प्रश्न जो एग्जाम से पूछे जाते हैं जिस तरह से, उनको भी हम जो है कुछ हल करेंगे। राइट, ठीक है, और इस तरह की कुछ बातें इनमें से है। तो यही सब बातें हैं जिनको हमें समझना है, और इससे जो है मेरा मानना है हमारी संस्था की तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं उनमें कि एग्जाम से निकालने के जो है बहुत से तरीके हो सकते हैं, मगर उनमें से एक रास्ता यहां भी हो सकता है। इस पर कई लोग चले हैं और हम भी उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो और आज हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वैदिक सभ्यता। ये तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। वैदिक सभ्यता में जो है कल मैंने जो डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, वो किसकी बात किया था मैंने, पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में जो है किसके बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में। पूर्व वैदिक काल में जो है राजनीतिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था। राइट, पायल पायल है और निधि, निधि बुनकर और सिद्धार्था, आप लोग मुझे मैसेज करेंगे मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। और गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। कल हम जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा बस रिवीजन ले रहा हूं मैं, फटाफट जल्दी जल्दी तरीके से। उसको मैं पीडीएफ नहीं लूंगा अभी, उनको जल्दी से करता हूं मैं। हम लोग कल जो पढ़े हैं उनमें क्या चल रहा है हमारा, पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल में जो आज का जो विषय है जो हमें पढ़ना है वह क्या है, पूर्व वैदिककालीन लोगों का सामाजिक जीवन। पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। ठीक, इसकी बात करेंगे। ये इसके पहले जो है थोड़ी सी जो है कल जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो राजनीतिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन जो है, राजनीतिक जीवन में जो है जो शासन की व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है, कबीलाई है। ये वो कैसा है, कबीलाई है। बाद में चलकर कुछ जगहों पर इसमें गणतंत्र और कुलीन तंत्र और साथ में राजतंत्र और सहकारी तंत्र का विकास हुआ। इनके राज्य क्षेत्र में सबसे जो बड़ी इकाई है उनको क्या बोलते हैं, राष्ट्र, जिसके मुखिया जो है राजा होते हैं। कभी कभी इनको जो है गण भी कहते थे, जिनके मुखिया गणपति हुआ करते थे। ये राज्य के एक राजा के अधीन यदि कई राज्य है तो उनको उस राजा को कहा जाता था सम्राट। इस सम्राट कभी कभी जो है चारों दिशाओं तक, चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार कर लेता था, तब एक उपाधि धारण करता था चक्रवर्ती का। इनके साथ साथ जो है इनके जो छोटी इकाई, राष्ट्र से छोटी इकाई जो हुआ करता था जन। जन का जो है जन की महत्ता को ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख करके स्थापित कर दिया है।
ऋग्वेद में जो है 275 बार जो है जन का उल्लेख मिलता है। हालांकि जो है जनपद जो शब्द है इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। जनपद का जो उल्लेख है या उनका जो 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 क्षेत्र है वो उत्तर वैदिक काल का है। कई जनों को मिलाकर के उत्तर वैदिक काल में जनपद बनाया गया था। फिर आगे जो है 600 बीसी में भगवान बुद्ध के काल में कई जनपदों को मिलाकर जो है महाजनपद बनाया गया था। ठीक, तो यहां पर अभी सिर्फ क्या है, जन है। जन के प्रमुख को कभी कभी जो है जनपति या फिर वास्तविक में गोप या रक्षक कहते थे, कभी कभी इनको जनपति भी कह देते थे। जन से छोटी जो इकाई हुआ करता था पूर्व वैदिक काल में, वहां था बेस, एक जिलों के समान हुआ करता था। कभी कभी इनके लिए गोत्र शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। ये गोत्र मीन्स क्लेन, इंग्लिश टर्म्स यूज करे तो वो इनके जो मुखिया होते थे इनको कहते थे विस्पति। विश्व का जो प्रमुख है उनको क्या बोलते हैं, विस्पति। इससे जो छोटी इकाई जो हुआ करता था, इस विश्व की महत्ता को 170 बार उल्लेख करके ऋग्वेद में बताया गया है। इससे छोटी जो इकाई हुआ करता था उसे कहते थे हम ग्राम। एक छोटी टोली के समान, एक छोटी टोला जैसा हुआ करता था, जैसे वर्तमान में होता है ना छोटा गांव टोला, इस तरह से ये राजनीतिक जीवन में सबसे छोटी इकाई हुआ करता था, वहां था कुल। वहां था कुल। कुल एग्जैक्टली अगर देखें तो परिवार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत अधिक, मतलब हुआ ही नहीं है लगभग। वो परिवार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। कहीं कहीं पर कुल और कहीं पर कुटुंब, राइट। और ये जो कुटुंब की जो संकल्पना है एक परिवार के जैसा ही है आद्य रूप उनका, ठीक। क्योंकि इनके परिवार में जो है केवल माता पिता पुत्र और पुत्री ही नहीं, इनके एक साथ उनके दादा परदादा जो भी उसमें, यहां तक कि दास दासियां भी सब क्या है साथ में रहते हैं। मतलब परिवार का स्वरूप कैसा है अगर देखें तो संयुक्त परिवार है। ये जो है एकल परिवार या कुली या सेंट्रलाइज्ड फैमिली नहीं है, ये सेंट्रिक फैमिली नहीं है। ये क्या है, एक संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहा है ये, ठीक है। और यही ज्वाइंट फैमिली जो है उसमें जो अवधारणा जो विकसित होता है, ठीक है, एक कुटुंब। कुटुंब समझते हैं ना, कहां कैसे प्रयोग करते हैं कुटुंब। तो कुटुंब की महत्ता जो है और लगातार बढ़ती चली गई है। भारत के जो है धार्मिक जो ग्रंथ है हमारे ये, ठीक है, और धार्मिक ग्रंथ जो ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान के लिए आधारित है। ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाए और क्या ज्ञान प्राप्त किया जाए, ठीक है, ऐसे जो है ऐसे जो ग्रंथ है ये जो समीप बैठ करके जो है प्राप्त किया जाता है, जिनके बारे में ज्ञान समीप बैठ करके जिनसे ज्ञान प्राप्त जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर समीप बैठ करके, ऐसे ग्रंथ उपनिषद 108 उपनिषदों में से जो है बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद महाउपनिषद। कौन सा, महाउपनिषद। महाउपनिषद में जो है एक छोटा सा जो है सूक्त मिलता है, यह वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा में जो लोग रहते हैं वो सब के सब हमारे क्या है, एक कुटुंब है। यही मतलब है ये, ठीक है। मुख्य परीक्षक पीएससी में 2023 से पूछा गया था, वसुधैव कुटुंबकम का जो सोर्स है, सोर्स ग्रंथ, स्रोत ग्रंथ क्या है और इसका भाव क्या है। ये मुख्य परीक्षा 2023 पीएससी के प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न, 30 शब्द में लिखना है ये, ठीक। तो हमें इस प्रकार से समझना है स्कूल का जो छोटी इकाई कुल है, इसका प्रधान क्या कहलाता है, कुलूप या कुलपति या गृहपति। बहुत आसान है ये, ठीक। इसके बाद संगठन बताया था मैंने, संगठन में राजा है, ठीक है, कहीं कहीं पर जो है गणपति भी है और कहीं पर जो है इनको ज्येष्ठ भी कहते हैं, कभी कभी इनको जो है ज्येष्ठ भी कहते हैं, ज्येष्ठ,
मतलब बड़ा। राजा की सहायता और सलाह देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनका सलाहकार कौन होता है? पुरोहित होता है। ये विश्वामित्र राजा सुदास के पहले पुरोहित हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया। किसको बनाया गया? ऋषि वशिष्ठ को बनाया गया। तो आगे चल करके राजा दशरथ का भी जो है पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, वेरिएशन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो वशिष्ठ एक्चुअल में जो है एक पद रहता था, रहा होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति इतने समय तक कहां जीवित रहेंगे, कई युगों का अंतर है ना। ठीक है। हाँ, इसमें जो है पुरोहित के बाद इसमें एक और जो अधिकारी हुआ करता था, जो जो सुरक्षा से संबंधित था, वो कौन था? सेनानी। सेनानी के नीचे जो है एक ग्रामीण क्षेत्र में, ये एक जो गांव का मुखिया के रूप में कौन हुआ करता था? ग्रामीणी। इनके साथ साथ जो है इसमें जो सीक्रेट तरीके से काम करने वाले ये, ठीक है, गुप्त तरीके से काम करने वाले गुप्तचर, जिनको ऋग वैदिक काल में क्या कहते थे? स्पस। ठीक है, वैसे जो है और भी अधिकारी कर्मचारी है। हालांकि सतपथ ब्राह्मण में जो है, जो आगे के ग्रंथ है उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, तो वहां पर अधिकारियों की जो है समूह में 12 रत्नीक, उत्तर वैदिक काल का भी मैं नहीं ले रहा हूं, बस संकेत कर रहा हूं मैं ये। तो वहां पर जो है 12 रत्नीक का नाम मिलता है। ये रत्नीक मतलब वो अधिकारी है उत्तर वैदिक काल के। मगर पूर्व वैदिक काल में कम से कम, जैसे एक इसमें क्या है? वाज्रपति। वाज्रपति 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 मतलब यहां जो है वो गोचर भूमि है, उनके अधिकारी है, देखरेख करने वाले। अब गोचर भूमि मतलब वो पशु चारण करते हैं और वो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी जो करते हैं, वही वाला है ये। ठीक, कौन सी भूमि? गोचर भूमि कहते हैं इनको वो। ठीक है, कृषि भूमि जैसा मान को, बाड़ी वाला भूमि मान के चलो। ठीक है, तो इसके लिए कौन है? वाज्रपति। एक जो है रथकार या सारथी, ये क्या है? रथ बहुत मात्र भूमि का है, तो राजा का रथ चलाने वाला क्या कहलाएगा? रथकार। सूतकार, सूत काटने वाला। ठीक है, कुछ इसमें वो पैसे उधारी में देने वाला भी होता है ये, उनको सूद सूद कार कहते हैं ये, ब्याज पर कर्ज देने वाले। ठीक है, इनके साथ साथ जो है एक जो है और बताया था मैंने, उग्र और जिब्द्रिफ। ठीक, वो रात का पहरेदार है। ठीक है, कुलूप कुटुंब का। ठीक है, जनपति, विस्पति। ठीक है, एक और जो है जो सीधे राजा के नियंत्रण में काम करते थे, एक अधिकारी, जिनको मैंने क्या बताया था? अग्नि। जिनको क्या बताया था? अग्नि। ठीक, ये अब इसमें जो है न्याय और उनकी दंड की व्यवस्था बताया था मैंने। न्याय न्याय और दंड में, तो न्याय और दंड देने वाला जो है अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? राजा, जिनको हम क्या कहेंगे? दंडाधिकारी। जिसके अनुसार जो है राजा कुछ सुधारात्मक, उनको सुधार करने के लिए, और कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए। ऋग्वेद में हालांकि ऐसा कोई कानून या फिर जो है किस प्रकार से वहां न्याय देते थे, बहुत अधिक जानकारी नहीं, मतलब किन आधारों पर बात कर रहा हूं मैं ये। मगर हाँ, उसके लिए एक शब्द मिलता है ये, जो हम कह सकते हैं वो नियम या कानून के जैसा हुआ रहा होगा। उनको बोलते हैं धर्मन। क्या कहते हैं? धर्मन। सिद्धार्था, मैं एक टर्म्स यूज कर रहा हूं, धर्मन। धर्मन का मतलब परंपरागत कानून के जैसा है, जो विधि और रीति से संबंधित है। ये राजा का जो परम कर्तव्य है वो क्या है? न्याय करना है। ये इसमें पंचों को भी भूमिका है। पंचों की भूमिका का मतलब इसमें क्या है कि छोटे मोटे जो है विवाद अगर है निचले स्तर में, ग्रामीण स्तर में, छोटी स्तर में, तो उनके निर्णय कौन करेगा? पंच। 5 पंच मिलके कर देंगे, जिनके निर्णय को माना जाता है कैसे? क्यों? परमेश्वर का निर्णय है। इसीलिए कभी कभी उनको जो है पंच परमेश्वर कहते हैं।
ठीक है। हालांकि अब वर्तमान में जो है इस प्रकार के गांव में ऐसा होते हैं, कभी कभी ये गांव में बैठक होते हैं, वहां पर कभी इस प्रकार के पंचों का निर्णय होता है, मगर समस्या अब ये है कि वहां जो है अब वो व्यक्ति का जो है प्रकृति बदल चुका है, हम अब निस्वार्थ नहीं रह पाए हैं, तो उसमें जो है पंचों में भी क्या है, स्वार्थता आ जाती है, ये तो उसमें निर्णय जो है प्रभावित हो जाता है। समझा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से है। तो ये जो है क्या है, तो इसमें अब इसमें अपराध वगैरह क्या क्या होंगे ऋग्वेद काल में। चोरी हो जाएगा, किसकी चोरी, गोधन की, उनको गायों को चुरा कर ले जाएंगे रात में, दिन दहाड़े डकैती करेंगे ये, ठीक है। जुआ भी खेलता है, मनोरंजन का साधन है, मगर कुछ लोग जो है, देखो जुआ एक्चुअली इसमें मनोरंजन का साधन है ये, जुआ इसमें क्या है, एक मनोरंजन का साधन है, मगर कभी कभी कुछ लोग क्या है, इनको सोमपान करते हैं, ये एक विशेष देवता है, ठीक है, क्या है, विशेष देवता है ये, ठीक है। तो अब इसमें जो है, जो जुआखोरी करेंगे, जो बेईमानी करेंगे, ठीक है, इन सबका उल्लेख, ऐसे शब्दों का उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है ये। तो इनको दंड देने के लिए कभी इनको सूली में चढ़ा दिया जाता था, वहां पर बांध दिया जाता था उनको, जहां पर जिसके घर में वहां अपराध किया, चोरी किया, वहां जाकर उनको काम करवाया जाता था, ठीक है। अब जब तक उतने की पैसे की वसूली ना हो जाए, जितने को उन्हें चोरी करके जो है वो जो है क्या बोलते हैं, सोमपान किया है, तब तक वो उस घर में काम करेगा वो, ठीक है। इस तरह से उनको बांध कर रखा जाएगा कि भागे मत, भागे ना वहां, इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से जो, तो उसमें जो है वो उनको जुर्माना भी देना पड़ता था, वो जुर्माना, चोरी कर लेंगे तो उसमें दंड मिलते हैं, ट्रैफिक रूल अगर क्रॉस कर जाएंगे, गड़बड़ी करके है तो क्या है, तो उसमें जुर्माना जो है वैर देय हुआ करता था, ठीक है। और हत्या और ऐसी काफी सारी चीजों का उल्लेख मिलता है किसमें, ऋग्वेद में है, ठीक। उसके बाद फिर मैंने युद्ध और सैन्य संगठन के बारे में बात किया था, ठीक है, जिनमें नियमित सेना तो नहीं थे, मगर कुछ पैदल सैनिक और साथ में राजा जो है रथों में जो चल करके युद्ध करते थे ये। एक टोपी पहनते थे सर में, टोपी पहनते थे सर में, तांबे के बने हुए टोपी पहनते थे सर में रक्षा के लिए, युद्ध में जाते थे तो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते थे ये, कवच। कवच के लिए जो है ऋग्वेद में जो शब्द मिलता है वर्मन, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। कवच के लिए जो है ऋग्वेद में जो शब्द मिलता है, का शब्द मिलता है क्या है, कवच के लिए वर्मन। और ऐसे कवच के बारे में आप जान सुने भी होंगे कभी, ये महाभारत अगर देखे होंगे तो वो, उसमें कवच की बहुत महत्वपूर्ण जो है महत्ता को दर्शाते हुए एक एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के पास किसकी, कवच और कुंडल, जिनकी बात कर रहा हूं मैं, उनको दान में मांगे, किसने, समझ में आ रहा है ये, किसने, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से ये। तो कवच और कुंडल, कौन इसके साथ में जन्म दिया था, हम्म, कौन इसके साथ जन्म लिया था, हाँ, राजा कर्ण, ऐसा मान के चलो, वो ऐसा मान नहीं, ऐसा ही है ये, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद फिर में जो है चार बहुत महत्वपूर्ण संस्था बताया था मैंने, ऋग्वेद कालीन जो है उनकी शासन राज व्यवस्था नहीं है। पहले जो है जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन संस्था जिनका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है, ये जो बड़े बुजुर्गों की संस्था है, जहां पर लूटे हुए धनों का बंटवारा करते हैं। किनकी बात कर रहा हूं मैं, विदत, किनकी बात कर रहा हूं मैं, विदत, ठीक है, किनकी बात कर रहा हूं, विदत। ये सबसे प्राचीन संस्था है, ये क्या है, सबसे प्राचीन संस्था है विदत, ठीक। तो विदत का जो है, विदत सबसे प्राचीन और विशिष्ट संस्था है ये, इसमें लूटे हुए धन का बंटवारा करते हैं ये। तो स्वाभाविक है, अब हमेशा तो जो है लूटपाट नहीं करेंगे, जब नियम आधारित व्यवस्था बनेगा तो ऐसे लूटपाट को जो है समाप्त हो जाएंगे,
क्योंकि जब लगातार चारों तरफ अन्याय और भ्रष्टता का बोलबाला जब होगा, तब देवता क्या करेंगे? वहां अगर व्यवस्था नहीं बनाए पाए तो? समझ रहे जो कह रहा हूं मैं ये? इसमें छोटी सी कहानी मिलती है। जब सब परेशान हो गए, देवता भी परेशान हो गया, ठीक है, कि अब इस पृथ्वी में जो है कैसे जो है व्यवस्था को स्थापित किया जाए, क्योंकि हर तरफ क्या है, लूटपाट, चोरी, डकैती, छीना झपटी, ये इसका बोलबाला है ये, राइट? तो कभी कभी तो देवताएं जो है इतने रुष्ट हो जाते हैं कि वो प्रलय जैसे घटना भी कर देते हैं, राइट? प्रलय जैसे घटना भी कर देते हैं। प्रलय का मतलब क्या है? बाढ़ आ गया। भारतीय मौसम विभाग जो है राजस्थान क्षेत्र में आज मूसलाधार बारिश होने के अनुमान लगाया है। मूसलाधार बारिश, इसका मतलब समझ आता है? धार, पानी की धार, कैसे? कैसे? बड़ी धार, मूसल के जैसे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मूसलाधार बारिश। कल शाम शाम को रायपुर में अचानक से जो है जिस प्रकार से बड़ी बड़ी जो है बूंद तो नहीं, उसे धार ही गिर रहा था, धार ही बरस रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। तो हालांकि वो मूसला के जैसा मुराइतों में नहीं, मगर वो जो है, वो जो है वो जो है किसके आकार का, हम उनको जो है किसके आकार का, चलो किसका आकार का ले लेंगे, ठीक है, किनके आकार का ले लेंगे? वो जो सन का जो है, सन, सन समझते हैं? सन, सन का पौधा नहीं जानते? अरे चलो, वो पटवा जानते? पटवा, देहाती शब्द नहीं, पटवा भी नहीं जानते हैं। पटसन, ये भी नहीं जानते? खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको पता होगा नहीं? ठीक है, और थोड़ा आसान भाषा में, बाकी सब लोग भी अगर सुन रहे होंगे तो ठीक है, एंजॉय करेंगे। उनको बोलते हैं हम लोग है संडौआ काड़ी। ग्रामीण गांव देहाती सतीड़ी भाषा है संडौआ। नहीं जानते ये भी लोग, कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा हूं वो, तो ये देखो, जब ये छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, ठीक है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उनको पढ़ाएंगे हम लोग वो, ठीक है। तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। हाँ, तो ये जो ऐसे, तो ये जो मैं जो कह रहा हूं मैं विदत, ये तो आगे उत्तरोत्तर काल में इस लूटपाट वाला जो व्यवस्था में उसमें वो बता रहा था, ठीक है, जो प्रलय वाला जो है वो, तो उसमें एक प्रलय जब आया, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्रलय आया होगा, बस्तर क्षेत्र में प्रलय आया, इस तरफ गरियाबंद वाले क्षेत्र में भी प्रलय आया, ठीक है। तो उसमें प्रलय में जो है उनकी जान बचाने वाला, ठीक है, कुछ लोग तो कभी जो है इस तरफ एक तुम्बा, तुम्बा समझते हैं ना? तुम्बा नहीं जानते? तुम्बा लौकी, ठीक है। इस अबूझमार वाले क्षेत्र में जो है जो लोग रहते थे वहां पर भी बाढ़ आ गया, तो उस तुम्बा ने जो है, तुम्बा को पकड़कर जो है तैरते रहे, व्यक्ति बचा, ठीक है। कौन लोग? जो अबूझमार क्षेत्र में रहते हैं। कौन? माड़िया। इसीलिए जो है उसमें तुम्बे की पूजा आज भी होता है, ठीक। ऐसी कहानियां है ये, जो हमारी आदिम संस्कृति का, उनकी जीवन का अभी भी हिस्सा है ये, ठीक है। ये वर्मा सर पढ़ाएंगे आप लोगों को ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सब कई बातें हैं। तो ये प्रलय वाली बात मैं यही कह रहा हूं। और छत्तीसगढ़ में जनजाति जो उत्पत्ति है, जनजातियों की जो उत्पत्ति है, उनमें इस प्रकार की काफी सारी बातें हैं ये, जो ऐसे प्रलय और इस प्रकार के जो है ये व्यवस्था जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है बता रहा था मैं, जब अव्यवस्था इन सबका जो है सामाजिक स्तर में, राजनीतिक स्तर में, आर्थिक सभी स्तर में जो क्या है, भ्रष्टता है, झूठ और बेमानी है, असत्यता है, ठीक है। तब जो है देवताओं ने जो है, ठीक है, देवताओं ने जो है बहुत प्रयास किए कि इनको थोड़ा सा व्यवस्था स्थापित किया जाए, नियम। कोई चारों तरफ कैसा है, मत्स्य न्याय है, चारों तरफ कैसा है, मत्स्य न्याय है। तो उनमें भी जो है ये देवताओं जो है, सभी देवता जाकर के जो है एक बड़े देवता मान के चलो, वो
जिनको आगे चल करके हम प्रजापति कहते हैं, उनके पास जाकर, प्रजापति मतलब उनको आगे बाद में कहा गया ब्रह्म, ऐसा मान के चलो वो, ठीक है। उनके पास सब निवेदन किए कि यहाँ पृथ्वी लोक में थोड़ी सी व्यवस्था स्थापित करना है, तो क्या किया जाए। तब उन्होंने जो है एक व्यक्ति का जो है बुलाया, महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, तो बौद्धिक था, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन, उसका नाम हुआ करता था मनु, ठीक है। और पहला व्यक्ति कहते हैं इनको, वो पृथ्वी का पहला व्यक्ति है, ठीक है। और उनकी पत्नी शत्रुपा, नाम सुने कभी ये, मनु और शत्रुपा, ठीक। तो ये तो अब इससे निवेदन किया गया, किसने, देवता ने, कि वो राजा बन जाए, ठीक है। मगर स्वाभाविक है, ये जो है क्या राजा बनेंगे, नहीं, क्योंकि सब तरफ क्या है, भ्रष्टता और झूठा और असत्यता का बोलबाला है ये, ठीक है। उनकी बात कोई कहां पर, वहां पर कोई एक दूसरे का ना तो सम्मान करते हैं और ना ही जो है कोई, ना ही कोई उसमें शिष्टता है, ठीक। तो ऐसे जो है लोगों को जो है उस पर शासन करने के लिए कौन तैयार होगा, और वो भी मुफ्त में। समझ में आ रहा है ना, ये वर्तमान व्यवस्था तो नहीं है, जैसे कि सब तरफ लुलुपता है सत्ता के गलियारों में, ठीक। तो उस समय जो है मैं कहता हूं एक ही शर्त पर मैं जो है, एक ही शर्त पर मैं जो है राजा बन सकता हूं, मैं एक ही शर्त पर राजा बन सकता हूं, कैसे, तब जब मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं जो शर्त रख रहा हूं, ये नियम है, इन नियमों का यदि पालन करेगा ये सब, तब मैं राजा बनूंगा। सबने जो है स्वीकार किया उस नियम को कि हम ये नियम का पालन करेंगे, ठीक है। तब वो राजा बने, तब वो राजा बने, समझ में आ रहा है ना ये। और वही जो मनु है जिसने कई ग्रंथ भी लिखे, ठीक है, उनमें उनमें जो है, उनमें दरिद्रता को जो है, दरिद्रता को जो है शिक्षक का आभूषण बताया है, दरिद्रता को जो है शिक्षक का आभूषण बताया है। दरिद्रता का मतलब जो है पैसे की कमी, ठीक। और इनके बारे में एक और बातें हैं, यही मनु जो लिख रखा है ये, असम्मानात, असम्मानात, असम्मानात तपः वृद्धि, सम्मानात च तपा छया। मतलब एक शिक्षक के लिए, गुरु के लिए, कि यदि उनको सम्मान मिले तो उनकी तपस्या में कमी आता है, और यदि जो है उनको कोई अपमान करता है, अपमानित होना पड़ता है, असम्मान में कमी आता है, तब उनकी तपस्या बढ़ती है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये शिक्षक के बारे में, कौन किसकी बात करो, यही मनु, किनकी बात करो, यही मनु ये, ठीक। तो ये जो है, तो वो उसी समय विदत वाली व्यवस्था में, फिर विदत से फिर धीरे धीरे हम किस तरफ, व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े हैं, जो नियम आधारित व्यवस्था, ठीक है, जो विनियम आधारित हमारी व्यवस्था। तो उसके बाद जो है ये तो विदत हो गया, मगर आगे भविष्य में धीरे धीरे सब क्या संस्था, ये समाप्त हो गया। ये मुख्य परीक्षा में विदत पिछले बार 2021 से पूछा गया है ये, ठीक है, 21 से पूछा गया है विदत, ठीक है, ये हो गया। ये वैसे जो है दूसरी महत्वपूर्ण संस्था बताया था मैंने, कौन सा, सभा और समिति। सभा जो है ऋग्वेद में कितने बार, सिद्धार्थ कितने बार, पायल कितने बार है, 8 बार है सभा का, ठीक है। और समिति, समिति जो है 6 बार ये, ठीक। तो एक सभा और समिति, जिसको एक वेद में, एक वेद में ये, एक वेद में जो है इनको, इनको राइट, हाँ सिद्धार्थ, ठीक, ठीक है। इस वेद में जो है इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पायल मुझे बताएंगे कौन से वेद में, कौन सा वेद है, अथर्ववेद है ये, जिनमें जो है बड़ी बहना,
कौन है? समिति, जिनकी छोटी बहन, ठीक इस तरह से ये हो गया ये। तो अब यहां मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, ठीक है। ये जब बार बार हम याद कर लेंगे तो ऐसी याद हो जाएगा ये, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग को, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। पायल आप नोट्स बनाते चले जाएंगे, सिद्धार्था, ठीक है। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं इसमें? पूर्व वैदिक कालीन जो है सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, सामाजिक जीवन भी कह लेते हैं इनको। वो इनका जो स्वरूप है इनके जीवन का, इनके जीवन का जो सामाजिक जीवन का जो स्वरूप है, इनका जो स्वरूप है बहुत ही क्या है? सरल। जीवन कैसा है? अभी समाज का जो स्वरूप है बहुत ही सरल है, उसमें कठोरता भी नहीं है और ना ही जटिलता है। जैसे कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को अगर देखें भारत में, तो समझ लीजिए पहले वर्तमान भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उनको अगर हम देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या है? कठोरता भी है और जटिलता भी है। जटिलता इस प्रकार का है वर्तमान में कि कोई एक जिस पर्टिकुलर जाति में जन्म लिया है, जन्म में वहां उस पर्टिकुलर जाति में सम्मिलित हो गया जन्म से ही, ठीक है। और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में उनका जाति जो है वही बहना रहता है ये, ठीक है। क्योंकि भारत के संविधान में जो है जाति को जो है, ठीक है, जाति को जो है जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। धार्मिक धर्म के अंतःकरण का और उपासना का स्वतंत्रता है, तो मालूम है ना ये, ठीक है। मगर भारत की सामाजिक व्यवस्था में जाति जो है एक ऐसा तत्व है जो एक बुराई के रूप में भी है और ये पूरी समाज को बांधकर रखा भी है। समझ में आ रहा है? ये एक बुराई के रूप में भी है मगर यही जो है समाज को बांधकर रखा भी है, ठीक है। तो मैं उस तो इतनी इतनी जो अभी वर्तमान में जो जिस प्रकार की जटिलता है, ठीक है, शादी ब्याह को लेकर के, नियम कानून, सामाजिक नियम को लेकर के, सामाजिक विधि को लेकर के, ठीक है। इसमें कई जो है जो परंपराएं, रिवाज, लोकाचार, जन रीतियां, ठीक है, ये सब वर्तमान में जो है सामाजिक नियम, सामाजिक कानून के रूप में काम करते हैं। ये सोशल लॉ के रूप में काम करता है ये सामाजिक, समझा रहे हैं? सामाजिक स्तर पर, ये सामाजिक स्तर पर जब व्यक्ति कोई अगर कोई काम किया है तो उससे अगर मान लो वहां अपमानित महसूस होता है तो अगले बार वो काम नहीं करेगा। समाज में जो है अपयश ना हो जाए इसीलिए जो है कोई वहां बुरे काम करने से बचता है। तो व्यक्ति को जो है एक सही मार्ग में जो है ले जाने वाला काम कौन करता है? स्वयं ये समाज करता है। ये यही है ना, कई स्तरों में ये। तो मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं। तो ऋग वैदिक काल में सामाजिक जीवन में जो है उनका जो स्वरूप है, जीवन का जो स्वरूप है कैसे? बहुत ही सरल है। सरल होने का मतलब समाज में जो है उनकी जो संरचना में जो है बहुत कोई कठोरता नहीं है, ठीक है, कठोरता नहीं है। क्योंकि ये कैसे लोग हैं? ये पशुपालक है, ये चरवाहा है, ये चरवाहे है, ये ग्वाला है। गाय बैल बछड़ों को वो चराते हैं, वही में उनकी पूरी जीवन शैली चल रही है, ठीक है। तो स्वाभाविक है वो चरागाहों की खोज में यहां वहां भटकते भी रहते हैं, ठीक है, चरागाह की खोज में यहां वहां भटकते भी रहते हैं ये, ठीक। तो इनका स्वरूप कैसा है? उस समूह में आपको कितने, बहुत लोग तो नहीं रहेंगे ना, बहुत अधिक मात्रा में लोग नहीं रहेंगे। कहीं पर 100 लोग रह रहे हैं, कहीं पर 150 लोग रह रहे हैं, कहीं पर 200 लोग, ठीक है। तो छोटे छोटे कबीला, क्या है? छोटे छोटे कबीला। इसीलिए इनके समाज के स्वरूप जो बहुत ही क्या है? सरल है।
बहुत ही क्या है, सरल और साथ में कबीलाई कबीलाई स्वरूप में है ये। इसमें क्या है, कबीले हैं, ठीक है। इनको बहुत अधिक व्यवस्थित भी नहीं कर सकते, बहुत अधिक व्यवस्थित भी नहीं कर सकते, मगर हां ये जो है समता मूलक है, ये इक्वलिटी है, समानता है, ठीक है। प्रारंभिक प्रारंभिक की बात कर रहा हूं मैं, ये पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूं, ये समता मूलक है, इसमें समानता है, इसमें जो है महिला और पुरुष को लेकर के बहुत अधिक जो है उसमें असमानता नहीं है, बहुत अधिक असमानता नहीं है। ये समझ में आ रहा है, ये समाज में जो विभाजन बहुत अधिक कठोरता से नहीं है, समाज में विभाजन जो है बहुत अधिक कठोरता से नहीं है, ये समझ रहा है, ये इस तरह से ये तो ये बहुत क्या है, सरल है, जिसमें जीवन में क्या है, सरलता है। मतलब यहां पर जो है समाज में कठोरता का अभाव है, कठोरता का अभाव है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति जो है, जो अपनी कोई भी रुचि है उनके अनुसार वहां काम कर सकता है। ये यदि उनको पसंद है तो वहां रथ बनाएगा, यदि उनको पसंद है कि वहां मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो वहां मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। उनको अगर पसंद है बढ़ाईगिरी काम करना तो बढ़ाईगिरी के काम करना पसंद करेंगे। समझ में आ रहा है ये? उनको अगर पसंद है गायों को चराना तो वो गायों को चराएंगे। ये उनको अगर पसंद है कि रक्षा करना है लोगों का तो वो रक्षक बनेंगे। ये समझ आ रहा ना? ये तो एक ही जो है परिवार में ऐसा मान के चल लो, कुछ विद्वान हो जाएंगे, कुछ कवि लिखने वाले लोग हो जाएंगे लिपि वाले जैसे, कुछ उनमें से चक्की चलाने वाले लोग हो जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था करने वाले, एक ही परिवार में ये, ठीक है। और कोई इस काम पसंद नहीं है दूसरे काम कर सकते हैं। ये वाला स्थिति है ये, राइट। जैसे अभी वर्तमान में क्या है, अभी मगर हाँ कुछ जो है परंपरागत कार्य भी चल रहे हैं, जैसे कि जो है जो कुछ जैसे कि इसमें जो है अब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले समानतः, तो सब क्या है वो परंपरागत रूप से पीढ़ियों से चला रहे हैं। लोहे का जो काम करने वाले लोहार, तांबे के काम करने वाले ताम्रकार, कांसे के काम करने वाले कसेरे, इस तरह से ये तो ये सब क्या है परंपरागत, उनकी जो है कई तो उनकी जाति के आधार पर व्यवसाय का विभाजन कर दिए हमने, यही है ना ये। मगर इस ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं है, मतलब इनमें जो है जातीय वर्गीकरण नहीं है, इनमें जो है जातीय वर्गीकरण नहीं है। जैसे वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में जातियां, कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम और साथ में उसमें उपजातियां कई बड़ी मात्रा में है। ये विवाह की व्यवस्था भी कैसे है, समान जातियों में सगोत्री भी नहीं होना चाहिए, समझा रहा ना? ये अलग अलग गोत्र होने चाहिए। ये सगोत्री मतलब समान गोत्र की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जाति व्यवस्था में विवाह भी क्या है, समान जाति में होगा, दूसरे जाति से अगर विवाह हो गया, हालांकि ये वर्तमान में तो कानून का शासन है उसमें अलग बात है, मगर मैं परंपरागत चीजों की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है। तो उसमें जो है जाति से बहिष्करण हो जाएगा, जाति से बहिष्करण हो जाएगा। ये अब ज्यादा लोग अगर मान लो जो है ऐसे एक साथ बहिष्कृत होते चले गए तो वो फिर अपना अलग जाति बना लेंगे, एक और नई जाति हो गया, समझ रहे हैं? तो इस तरह से तो कई जातियां वर्तमान में भारत में जो है, अब कुछ अनुसूचित जातियां और कुछ अनुसूचित जनजातियां, समझ रहे हैं? अब उसमें वर्तमान में भारत सरकार भी उनकी पहचान करता है, राज्य सरकार भी उनकी पहचान, जाति
कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मैं इस जाति का हूं, इस अमुक जाति का हूं, इसका प्रमाण अनुविभागीय अधिकारी बनाकर देते हैं, है ना। अनुविभागीय अधिकारी मतलब कौन? सब डिवीजन, एसडीएम। आप लोग पीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वो सर्टिफिकेट, वो अथॉरिटी मिल जाता है ये, ठीक इस तरह से ये। तो जाति वर्गीकरण नहीं है, जैसे वर्तमान समाज जो है कई जो है जातियों में बटा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जो है इसमें वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि आगे चल करके जो है ये उत्तर वैदिक काल में कई जो है जातियां, ठीक है। और ये जो समाज जो है ये मुख्य रूप से किस बात की खोज करता है, इनका बेसिक उद्देश्य क्या है? इस समाज का जो है जो बेसिक उद्देश्य, इस समाज का जो बेसिक पर्पस क्या होगा? ये कैसे लोग हैं? गौ पालक है, गैया ही इनके लिए क्या है? सबसे पशुधन है, ये सबसे महत्वपूर्ण धन है। ये वर्षा इंद्र से, इनके सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। उनकी स्तुति करते हैं, किस बात के लिए? वर्षा कराए। वर्षा कराने से क्या होगा? चारागाह विकास होगा, समझा रहे ये, ठीक है। क्या है? चारागाह की है। वो अग्नि की पूजा करते हैं, वो अग्नि की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं ये, ठीक है। और उसके लिए कर्मकांड भी करते हैं ये, वो अनुष्ठान करते हैं, कौन सा? यज्ञ करते हैं। और केवल यज्ञ ही नहीं, यज्ञ जो है अग्नि, वो पृथ्वी का देवता है। अग्नि कहां का देवता है? पृथ्वी निवास करता है, ठीक है। अब उसमें जो है आग मतलब क्या है? अग्नि, प्रज्वलन, ठीक है। उसके बाद जो है मंत्र स्तुति करते करते, ठीक है, उस अग्नि के साथ उनकी पत्नी भी, उनकी भी स्तुति, क्या? स्वाहा, उनकी पत्नी है, ठीक है। तो ये अग्नि जो है एक ऐसा देवता है ऋग्वेद काल में जो हम जो संदेश भेज रहे हैं, कौन सा संदेश? ऊपर जो देवता है कुछ आकाश में और कुछ अंतरिक्ष में, उनके पास तो संदेश ले जाने वाला देवता, संदेश वाहक देवता कौन? अग्नि, समझ रहे ये। तो यज्ञ हवन कुंड में हम जानते हैं, ठीक है, उसमें क्या है? बड़ी मात्रा में क्या है? हम लकड़ी जलाते हैं, तो मालूम होगा ये, ठीक है। तो ये ऐसा देखे तो किस लिए हम यज्ञ कर रहे हैं? किसके लिए? इंद्र देवता प्रसन्न होगा तो बारिश होगा। इतनी बड़ी मात्रा में बड़े बड़े यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड में जो है बहुत बड़ी मात्रा हम जो है लकड़ी जलाते हैं। यज्ञ हवन कर रहे हैं तो जितनी बड़ी मात्रा में लकड़ी जलाएंगे, स्वाभाविक है उस जगह का जो है तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वहां पर जो है वहां की जो हवा गर्म हो जाएगी। हवा जब गर्म होगी तो हवाएं जो है ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी तो नीचे जो है क्या बनेगा? निम्न दाब बनेगा। और ऊपर वो हवाएं जो है ऊपर उठ रही है, दूर से जो है और हवाओं को खींचेगा। इस क्षेत्र में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ेगी, ऊपर चले जाएगा और संघनन की प्रक्रिया के अंतर्गत जल की बूंदें बन जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठंडकता है, ऊपर शीतल है, ठीक है। तो वहां से जो है एक वर्षा होना शुरू हो जाएगा। ऐसी वर्षा को कहते हैं संवहनी वर्षा। क्या बोलते हैं? संवहनी वर्षा। तो ये यज्ञ हवन भी बेसिकली अगर देखें तो साइंटिफिक तरीके से अगर बड़ी मात्रा में अगर इस प्रकार से आग जला दिया जाए तो उससे क्या बनता है? निम्न दाब केंद्र बनता है, ठीक है, लो प्रेशर। तो वर्षा ऐसी होगा ये, ठीक है। ये तो अच्छा तरीका है ये, ठीक है। तो ये वर्षा और इस प्रकार से जो है पशुधन की मांग रखते हैं ये, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये कोई खेती बाड़ी नहीं करता है अभी ये, तो ये स्वर्ग की बात भी नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये मांग क्या रहा है कि हम जिस जीवन में रह रहे हैं, इस लोक में जो रह रहे हैं, इस लोक में
तो इस लोक में जो है हम सुख से, शांति से और सुरक्षित रह सके। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये भौतिक सुख सुविधाओं की खोज करता है, ये उसकी तलाश में है ये, ठीक है। ना कि जो है अभी कोई स्वर्ग या किसी और लोक की बात है, वो बाद में देखेंगे जब थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगा, पेट पूजा और ये सब जब हो जाएंगे, तब हम जो है देवताओं और बाकी और इन स्वर्ग और नरक वो सब के बारे में सोचेंगे। ये समझ रहा है ये? तो ये पूर्व वैदिक कालीन जो लोग हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख सुविधाओं की खोज करना। भौतिक सुख सुविधा मतलब क्या? घर बन जाए, ठीक है, पशु उनके सुरक्षित रहे, कोई चोरी डकैती ना हो, ठीक है, पानी की पीने, पशुओं की पानी के लिए, पीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक, उनकी व्यवस्था हो, उनके सामान सुरक्षित रहे, ठीक है, और सुख से रहेंगे, शांति और सुरक्षित, सिर्फ यही इनकी बुनियादी आवश्यकता है। ये तो ये भौतिक सुख सुविधाओं की खोज करते हैं, ये खोज करना इनका बुनियादी है, और इसीलिए जो है वो चारागाहों की खोज में यहां वहां भटकते रहते हैं ये, ठीक है, चारा की खोज में क्या है? भटकते रहते हैं ये, ठीक। इसका मतलब ये है, इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जो समाज है वो एक अस्थायी रूप से निवास करने वाला समाज है, ये कोई स्थायी रूप से निवास करने वाला समाज नहीं है। ये कैसा है? ये कैसा है समाज? कैसा है इनका? ये अस्थायी रूप से निवास करने वाला समाज है ये जो है स्थायी समाज नहीं है। राइट? जैसे कि वर्तमान में कोई अगर गांव है तो क्या है? लगातार बना हुआ है कई हजारों साल तक, ठीक, मगर ये ऐसा नहीं है यहां पर ये, ठीक। अब आगे भी ले रहा हूं, आगे बढ़ूं यहां से। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है एक संस्था तो नहीं कहा जाए, ऋग्वेद कालीन लोगों की जो सामाजिक जो संगठन है, ऋग्वेद कालीन लोगों का जो सामाजिक संगठन है, उस संगठन का आधार एक किसकी बात कर रहा हूं? गोत्र। किनकी बात कर रहा हूं? गोत्र। ये जो है ऋग्वेद कालीन सामाजिक जो संगठन, उनका आधार है। सामाजिक संगठन का आधार उनका बेस है ये। इनके जो समाज में जो संगठन, जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, उनका आधार क्या है? गोत्र है। उनका आधार क्या है? गोत्र है ये, ठीक। अब ये जो गोत्र है, ये जो गोत्र है, इनके बारे में कई अलग अलग जो है हमें जानकारी मिलती है। गोत्र के बारे में जो है कई अलग अलग हमें जानकारी मिलती है। ये क्या जानकारी मिलती है? क्या जानकारी मिलती है? कि गोत्र जो है, ये गोत्र जो शब्द जो है, सबसे प्रारंभिक ऋग वैदिक काल के सबसे प्रारंभिक जो कालखंड है, उसमें इस गोत्र का जो अर्थ, इस गोत्र का अर्थ जो है वो बाड़ा, गोत्र का अर्थ जो है बाड़ा, जहां पर गायों को, गायों को निश्चित पशुधन को, पशुधन को रखा जाता था।
गोत्र, वर्तमान में जो गोत्र टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं, तो वर्तमान में तो उनकी परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है गोत्र की। मगर मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूं, सबसे प्रारंभिक वैदिक काल की बात, ऋग्वेद काल की बात, सबसे प्रारंभिक समय में जब गोत्र जो शब्द जब उपयोग कर रहे थे, तो गोत्र का जो अर्थ एग्जैक्टली देखा जाए तो वो जहां वो अपनी गायों को रखते हैं वो बाड़ा क्या कहलाता है? गोत्र। तो उस बाड़े में जो है केवल एक व्यक्ति की नहीं है गाय, उसमें क्या है, पूरा समूह का गाय होता है वो। समझ रहा है ये? तो उसमें जितने समूहों के गाय रखे हुए, जिन जिन लोगों के जो समूह है, जो लोगों का समूह है, जितने लोगों का, जिनकी गाय जो है उस बाड़ा में रखे हुए हैं, ठीक, वो पूरे लोग, वो पूरे समूह के लोग, वो आपस में क्या है, सगे संबंधी, बिल्कुल सगे माने जाएंगे ये। क्या है? बिल्कुल सगे माने जाएंगे ये। ठीक है। हालांकि जो है उनका जो आधार, अभी सगे होने का आधार उनका जन्म नहीं है। मैं जो कह रहा, समझ रहा है ये? उनका आधार जो है जन्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पुरुषों से उत्पन्न है सब वो, एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह वो नहीं है। मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं भाई, ये एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह नहीं है। ठीक, इसमें मैं उन लोगों की समूह की बात कर रहा हूं जिनकी गाय जो है, जिनकी पशुओं को जो है एक साथ में बाड़ा में रखा जाता है। ऐसे लोगों के जो समूह हैं, उस समूह को ये प्रारंभिक कालखंड में ऋग्वेद काल के कहते हैं गोत्र। तो सभी लोग एक साथ जो अपने गायों को उस बाड़े में जो रखते हैं वो क्या कहलाएंगे? गोत्र। वो क्या कहलाएंगे? गोत्र। समान गोत्र के लोग, सगोत्र। क्या है? सगोत्र या सगोत्री, ये मतलब हुआ। ठीक, मतलब अभी यहां जो है कोई, यहां जो है अभी जन्म मूलक संबंध नहीं है। ये उस समय, इनको पूर्व वैदिक कर दिया जाए। पूर्व वैदिक में जो है, पूर्व वैदिक काल में जो है यहां जन्म मूलक संबंधों के आधार पर नहीं है, ये इनके आधार पर नहीं है। ठीक है। आधार क्या है इनका? ये बाड़ा जहां पर पशुओं को धन, पशुधन को रखा जाता है। ठीक है। तो जितने लोगों का जो है, जितने लोगों का पशु धन एक साथ रखेंगे वो क्या कहलाएगा? एक गोत्र के समान गोत्र के लोग, राइट, ये कहलाएंगे। आगे बढ़ूं? क्लियर है यहां तक? ये सिद्धार्थ क्लियर है? ये गोत्र का मतलब, आगे चल करके जो गोत्र का मतलब क्या होता है? एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह। तो उस मूल पुरुष के नाम पर आगे चल करके भविष्य में क्या बन जाएगा? अलग अलग गोत्र बन जाएगा। आप लोगों के भी अपना गोत्र होंगे, पूजा पाठ करेंगे, या फिर जब शादी ब्याह भी करते हैं तब वो जो है अपना नाम ले, अपने पिता का नाम ले, मां का नाम ले, फिर अपने गोत्र का नाम ले। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, याद है? ठीक, मैं पूछूंगा नहीं, मुझे भी याद है अभी ये। ठीक है, इस तरह से ये। तो बाद में जो है इसका अर्थ जो है, बाद में इसका अर्थ मैं इसको यहां प्रोसेस कर देता हूं समझाने के बाद में इसका अर्थ है, बाद में इसका अर्थ, किसका अर्थ? गोत्र का। इसका अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न
लोगों का समूह, मगर ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं और वर्तमान में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। वर्तमान मान्यता गोत्र को लेकर के यही है, ये वाली व्यवस्था है, ये वाली व्यवस्था नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ूं। तो किसकी बात किया मैंने अभी? गोत्र का। ठीक हो गया। सिद्धार्थ लिख लिए? पायल? ठीक है, आगे बढ़ूं। ठीक, अब इसमें जो है मैं ऋग्वैदिक कालीन समाज की संरचना की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं जो है ऋग्वैद कालीन समाज की संरचना, जितने टर्म्स यूज कर रहा हूं वो सब एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो बहुत स्पष्ट लिखेंगे इनमें से ये। ठीक है, इनकी समझना। तो अभी ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है थोड़ी मात्रा में विभाजित है। जैसे वर्तमान समाज में विभाजन है बहुत बड़ी मात्रा में, कई आधारों पर विभाजन है समाज का। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर, ठीक है, कई आधारों पर समाज का विभाजन है ये। ठीक है, तो इस समय जो है, इस समय इनका समाज में जो है, समाज में, इनके समाज में जो है विभाजन है, समाज विभाजित है। विभाजित तो है मगर इसमें कठोरता नहीं है। ठीक है, इसमें कठोरता नहीं है ये, क्योंकि जाति जो है अभी उनका ऐसे देखे तो उद्भव भी नहीं हुआ है जाति व्यवस्था का। ठीक है, क्योंकि अभी जो है इसमें जो है सबसे प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है, सबसे प्रारंभिक स्तर पर पूर्व वैदिक कालखंड में बात कर रहा हूं मैं, समाज का विभाजन अगर देखा जाए तो उसमें ये वैदिक आर्य, वैदिक आर्य जिनका जिनका जो रंग है वो गौर 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 रंग के है। इनका जो रंग है गौर है। गौर का मतलब सफेद कहा जाए, गोरा, गौर रंग के है। और रंग के लिए जो एक टर्म्स यूज करते हैं वर्ण, रंग के लिए एक टर्म यूज करते हैं, एक शब्द उपयोग करते हैं वर्ण। हालांकि इस वर्ण का उल्लेख जो है आगे 10वें मंडल में किया गया है ऋग्वेद के। 10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष सूक्त। कौन सूक्त की बात कर रहा हूं? पुरुष सूक्त। उस मंडल में वर्ण का उल्लेख किया गया है, उसको बताऊंगा आगे मैं वर्ण व्यवस्था में। ठीक है, मगर यहां हम जो है सबसे प्रारंभिक कालखंड में जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो है दूसरे से 7वें जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। दूसरे से 7वें टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो 10 मंडलों में से जो है तो दूसरे से 7वें जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है, मतलब पहले संकलित किया गया है। और जो बाद में जिनका संकलन हुआ है, मतलब कई सौ वर्षों बाद में जो संकलन हुआ है, उसमें पहले मंडल और 8वें, 9वें और 10वें मंडल है। ये नया मंडल है ऋग्वेद का जिनका बाद में संकलन हुआ है। उसमें मिलता है वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में। समझा रहा है? ये तो बात का है, वो यहां कहा जाए, ठीक है, वहां कहा जाए। ठीक है, तो इसमें जो है ये वर्ण शब्द जो है ये एग्जैक्टली अगर देखे तो किस रूप में, तो समाज का विभाजन यहां पर है, मगर किस आधार पर? रंग, रंग, रंग के आधार पर। और रंग का मतलब यहां हुआ जो गौर वर्ण का है। गौर, गौर, गौर मतलब क्या है? किसी को आगे कहते हैं गोरा, ऐसा मान लीजिए। ठीक, समझ में आ जाएगा? ठीक, ये। अब दूसरा कौन है? काले।
कौन? काले। काले मतलब कौन? मुंडा भाषी पीपल, मुंडा स्पीकिंग पीपल। मुंडा स्पीकिंग पीपल जानते हैं? मुंडारी स्पीकिंग पीपल, जो मुंडा भाषा बोलते हैं, मुंडी मुंडा, मुंडा जनजाति है ना, उनकी भाषा कौन सा? मुंडारी। छत्तीसगढ़ के जसपुर और कोरिया जनजाति क्षेत्र में जो है कौन? मुंडा जनजाति के लोग। मुंडा विद्रोह नाम सुने हैं? मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, ये तो नाम सुने होंगे ना? नहीं, ठीक। ये तो वो जो है प्राचीन लोगों में से है, ये आदि लोगों में से है ये, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है उस आदिम मतलब मूल लोगों का निवास स्थल है ये, ठीक है, जिनकी भाषा क्या है? मुंडारी, मुंडा भाषा, ठीक है। ये तो ये उनके लिए, तो वो क्या प्रयोग करते हैं इनके लिए? वो काले रंग के हैं और उनके उनके बैरी तो है ही, दुश्मन तो है ही वो। क्यों दुश्मन है? उनके देवताओं को नहीं मानते हैं, उनको देवताओं को नहीं मानते हैं, ठीक। और वंश से बातें हैं ये। तो ये काले और गोरे की बेसिस पर ये, ठीक, ये काले हो गए और ये गोरे, तो ये आगे क्या बन जाते हैं? ये स्वयं को क्या बोलते हैं फिर? आर्य। और ये क्या हो गया? अनार्य। कभी कभी इनको ये दस्यु भी कहते हैं और कभी उनको दास भी बना लेते हैं, ठीक है। कभी कभी इनको है दास, और ये स्वयं को कभी कभी जो है ये द्विज भी कहते हैं, और ये इसके लिए जो है अद्विज शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब अलग टर्म्स है ये। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो रंग के आधार पर विभाजन है ये। इस रंग के लिए, इस रंग के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, इस रंग के लिए, उसे कहते हैं वर्ण, उसे कहते हैं वर्ण, वर्णा, ठीक। इसे क्या कहते हैं? वर्णा। इसके बेसिस पर आगे चल करके जो है एक व्यवस्था स्थापित होगी उत्तरोत्तर काल में। एक व्यवस्था स्थापित होगी, वर्ण व्यवस्था। मैं इसकी आगे बात करूंगा थोड़ा सा, ठीक। आगे बढ़ूं मैं, ठीक। तो इस प्रकार से पहले क्या है, समाज की संरचना में जो है, पहले तो मैंने गोत्र बता दिया है, ठीक है। और यहां पर अभी क्या हो गया, ये क्या है? विभाजित है। तो विभाजन का जो आधार क्या बन गया? ये वर्ण। विभाजन का आधार क्या बन गया? वर्ण। मगर वर्ण का अर्थ कैसा है? रंग के रूप में है। वर्ण का अर्थ कैसा है? रंग के रूप में। क्लियर? आगे बढ़ू मैं, ठीक। अब उसके बाद जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण जो संस्था है, ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण संस्था है जिसे विष या वंश भी कह देते हैं, जिसे जो है विष या वंश भी कहते हैं। ये कभी कभी जो है इसके लिए ही जो है परिवार या कुल शब्द भी प्रयोग करते हैं। ये समझा रहे जो कह रहा हूं मैं? ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो परिवार जो शब्द है ऋग्वेद प्रयोग नहीं हुआ है। ये उनको ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुल या फिर वंश या विष, इसके लिए जो है ये आगे चल करके परिवार का रूप बना। किनकी बात कर रहा हूं मैं? कुल, विष या जो वंश हुआ करता था, वो आगे उत्तरोत्तर काल में जब थोड़ी सी व्यवस्था बनना शुरू हुआ, आगे गति बढ़ी उनकी, तब जाकर के ये परिवार शब्द का उल्लेख आया, बाद में आया, ठीक है। तो जो प्रारंभिक स्तर पर अगर ये कहा जाए, ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर मैं आगे ले लूंगा इसको एक साथ में, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर अगर कहा जाए तो इसमें जो है जो उनका आधार बना आगे,
वो बना क्या एक्चुअल में? परिवार। ठीक है, वर्तमान में समाज की सबसे प्राथमिक इकाई कौन है? परिवार है ये। ठीक है, मगर ऋग्वेदकालीन जो समाज है, ऋग्वेदकालीन जो समाज है, उस समाज में जो परिवार की जो बातें कह रहा हूं मैं, ये ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है, इस समाज में इस परिवार शब्द के लिए, ठीक है, इसके लिए जो है विष या वंश या फिर कभी कभी जो है इनके लिए कुल शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है ये। ठीक है, ये मिलता है इनमें ये। ठीक, ये हो गया। अब इनका जो परिवार है, इनका जो परिवार है ये, ठीक, ये परिवार जो है उसमें अगर मान लो पितृ की प्रधानता है तो क्या कहेंगे उसको? पितृ सत्तात्मक। उस परिवार में यदि जो है पितृ की प्रधानता है तो क्या कहेंगे? पितृ सत्तात्मक। उसमें यदि जो है माता की प्रधानता है तो क्या कहेंगे? मातृसत्तात्मक। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? मगर जो है समानता, जो है समानता की बात कर रहा हूं मैं, इनमें इस परिवार में जो है परिवार का जो स्वरूप है, इनका स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक है। इनका स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक है। मूर्खतः, मुख्यता की बात कर रहा हूं ना, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? मुख्यता की बात कर रहा हूं, मुख्य रूप से ये। ठीक है, कैसा है ये? पितृसत्तात्मक परिवार है ये, जिसे कभी कभी इनको जो है इसी पितृसत्तात्मक परिवार को जो है इनको कभी कभी कुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल भी कहते हैं ये। समझ रहा ना ये? कुल। तो कुछ लोग जो है उच्च कुल के होंगे और कुछ लोग जो है निम्न कुल के, ऐसे है। इसका मतलब उस समाज में क्या है? उच्चता और निम्नता, मतलब असमानता है। समाज में क्या है? असमानता है। पितृ सत्तात्मक कह रहा हूं, इसका मतलब समाज में जो है कम से कम पूरे मात्र सत्तात्मक उतना महत्ता नहीं है पितृ सत्तात्मक मुख्यतः, किंतु कुछ मातृ सत्तात्मक भी। राइट? तो पितृ सत्तात्मक और साथ में क्या है? मातृ सत्तात्मक। मगर मुख्य रूप से कैसा है ये? पितृ सत्तात्मक है ये। समझ में आ रहा है ये? मातृ सत्तात्मक मतलब समझ में आ रहा है ना ये? मां की प्रधानता घर में किसकी चलती है? मां या पिता। घर में चलेगी मां का और बाहर, ठीक इस तरह से ये, ऐसा मान के चलो वो। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में, ठीक है, इस परिवार के लिए जो है, जो मुखिया के रूप में, एक परिवार के मुखिया के रूप में ये सब प्रयोग कर रहे हैं ना ये, इसके मुखिया के रूप में, इसमें मुखिया कौन होते हैं? कौन होते हैं? गृहपति। कौन सा है? ऋग्वेद में कह रहा हूं मुखिया। ऋग्वेद में जो प्रयोग किया हुआ है वो क्या है? गृहपति। वो क्या है? गृहपति। क्या? गृहपति। ठीक, तो गृहपति इसका मतलब वो पुरुष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पुरुषों की प्रधानता हो रही है ऐसा प्रतीत होता है ये, मगर एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, इस परिवार में जो है, इस परिवार में, इसमें जो है
इनमें कौन लोग सम्मिलित होंगे? पिता है, पुत्र है, नहीं उस साथ एक साथ लेते हैं, पति पत्नी, ठीक है, ये पूरे पूरे ना, इसमें ऐसा कहा जाए इनको, एक साथ लेंगे इसमें माता पिता, ऐसा लिखे जाए इनको, वो इसमें माता पिता है, इसमें भाई बहन है, ठीक है, और पुत्र पुत्रियां, ठीक है, और साथ में जो है इसमें ये इनके ऐसा कहा जाए इसमें, जैसे कि साथ में, और जैसे कि कोई दास अगर है, कुछ सगे संबंधी, उनको ऐसा कहा जाए दास आदि, ये सब जो है परिवार में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके परिवार का जो स्वरूप है वो कैसा है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का प्रचलन है। समझ में आ रहा है ये? अभी जो है एकाकी परिवार जिस प्रकार का हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, ठीक है, तो उसके स्थान पर यहां पर कैसा है? वो संयुक्त परिवार है ये, ठीक है। उस परिवार में जो है सबसे प्रधानता प्रमुख किसकी है? पुरुष की है, पिता की है। परिवार में जो है प्रधानता किसकी है? पुरुष की। पुरुष मतलब पिता, ठीक। पिता के बाद जो है दूसरा प्रमुख कौन? ज्येष्ठ पुत्र। कौन? उनका ज्येष्ठ पुत्र। इसीलिए जो है माता की भी देखरेख करने वाला कौन? उनका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है। कभी कभी ज्येष्ठ पुत्र के लिए जो है वो युवराज, आगे राजा बनने के बाद भी प्रयोग करते हैं ये, ठीक है, ठीक है, भी प्रयोग करते हैं ये। तो ये सब क्या है? अब ये जैसे बताया मैंने कि ये संयुक्त परिवार है इनका, है ना। अब संयुक्त परिवार क्यों? अब चूंकि अब गायों को चराने जाएंगे तो सब कुछ लेके जाएंगे, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब कुछ, ग्वाले एक साथ, एक साथ रहेंगे ना, तो परिवार कैसा बनेगा इनका? संयुक्त परिवार बनेगा, स्वाभाविक है ये, ठीक है। और आगे जब खेती बाड़ी करेंगे तब जाकर के लोग अलग अलग अपनी भूमि बनाएंगे, तब वो क्या है, केवल अपने पति पत्नी और कुछ बच्चे उनको साथ में लेकर के, है ना, ये तो पीछे से बांध के लेके जाएंगे यहां वहां, अभी तो वैसे ही करते हैं ना ये, ठीक है। बच्चों को भी साथ में घुमाते हैं जहां जहां पर जाएंगे उस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, इनका परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है? पशुपालक है। ये क्या है? पशुपालक है। इसीलिए पशुओं को चराने के लिए एक साथ जहां पर जाते हैं वही सब मिल बैठ करके बैठ करके खाना पीना खाते हैं और वही रहते हैं, ये मतलब हुआ, ठीक। तो एक क्या हो गया? परिवार। अब परिवार के बाद इसमें जो है उनकी सब, जब कल हम पढ़ेंगे इस पर, तो उसमें जो है उनकी विवाह व्यवस्था, नहीं उसके पहले मैं और बात करूंगा संस्कार, ठीक है, हाँ, उसमें बात करेंगे संस्कार, 16 संस्कार, ठीक है। और 16 संस्कार के साथ साथ जो है आप लोग पढ़ करके आएंगे श्रृंगार, 16 श्रृंगार, ठीक है। ये क्या होता है? ये मुझे बताएंगे ये, फिर मैं बताऊंगा वो विवाह के 8 प्रकार क्या है, ठीक है, उनकी बात करूंगा। ब्रह्म विवाह क्या होता है, देव विवाह क्या होता है, आर्य विवाह क्या होता है,
ठीक है। और गंधर्व विवाह क्या होता है, कौन यम और कौन यमी, राइट। ऐसे और भी कई बातें हैं। इनके साथ साथ वो संस्कार जो बताया मैंने, तो गर्भधान संस्कार से लेकर के जो है सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि। इनके साथ साथ फिर जो है बात करूंगा मैं वर्ण व्यवस्था का। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? पहले जो व्यवसाय आधारित हुआ करते थे, गुण के आधार पर पहले हुआ करते थे, कैसे वहां जो है जाति आधारित हो गया, जन्म मूलक हो गया, उनके बारे में ये। ठीक, ये और उनके जो है सामाजिक में जब पढ़ेंगे तो उसमें खाने पीना, उनका कपड़े लत्ते, वेशभूषा, कुछ इस प्रकार की बातों को भी हम समझेंगे कल ये। ठीक है, तो बाकी जो है कल पढ़ते हैं ये। ठीक, थैंक यू।